नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एजुकेन पीएससी पोर्टल पर। जहां आज हम 2016 के पीजीटीईटी का दूसरा सेशन जो है वो अटेंड करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है उस दिन के बच गए थे उसको आज हम यहां पर फिर से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है तो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि भ्रमण के समय में मनोरंजन करते हैं, इससे वह आनंदित होते हैं। भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते, भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। चिल्ड्रन शुड बी टेकन ऑन एक्सकर्शन बिकॉज दे आर entertained during the excursion. It makes them happy. Children don't make noise during the excursion. Children learn more from excursion. ठीक है, चलिए बात किसकी हो रही है? भ्रमण की, है ना। भ्रमण विधि शिक्षा की क्या है? एक विधि है ना, एक मेथड है, एक लर्निंग मेथड है। एक्सकर्शन मतलब बच्चों को क्या किया जाता है? भ्रमण पर ले जाते हैं ताकि बच्चे जो है वो क्या कर सकें, जो वास्तविकता है, जो वास्तविक तथ्य हैं उनको अच्छे से जान सके, उनको अच्छे से सीख सके। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है क्योंकि बच्चे जो है वो जो देखते हैं, है ना, उसको लंबे समय तक अपनी मेमोरी में जो है वो स्टोर करके रख पाते हैं। ठीक है, तो आज उसी एक्सकर्शन मेथड की, है ना, भ्रमण विधि की जो है वो बात हो रही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, है ना। क्वेश्चन हमारा ये है, बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए, है ना। भ्रमण विधि की बात हो रही है, तो क्या देखें कि बच्चे भ्रमण के समय में मनोरंजन करते हैं, ये तो होगा ही होगा, है ना। भाई भ्रमण करेंगे, घूम रहे हैं इधर उधर, तो फिर इससे क्या है, उनका मनोरंजन तो होगा ही। ठीक है, पॉजिटिव है, इससे वह आनंदित होते हैं। ठीक है, चलिए ये भी एक पॉजिटिव जो है वो ऑप्शन है ना, क्योंकि कहीं घूमने गए हैं बच्चे तो फिर क्या होंगे, हैप्पी तो रहेंगे, बिल्कुल हैप्पी रहेंगे। भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते, ये क्या है, ये गलत है ना। बच्चे भ्रमण पर गए हैं तो शोर नहीं करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं, है ना, ऐसा तो होना ही नहीं है। ये क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव है। भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा और ये चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर इन तीनों ऑप्शन में अगर सबसे ज्यादा पॉजिटिव देखें, है ना, बात किसकी हो रही है, सीखने की। किसकी बात हो रही है, सीखने की या लर्निंग की। तो लर्निंग के अगर पर्पस में देखें तो ये जो चौथा ऑप्शन है, भ्रमण से बच्चे अधिक क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चीजों को क्या है, वास्तविकता में देखेंगे, रियलिटी जो है वो देख पाएंगे, एक्चुअल में जो चीजें होती है कैसे काम करती हैं, है ना, तो ज्यादा अच्छे से उसको सीख पाएंगे, अपने मेमोरी में क्या कर पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न मोर फ्रॉम एक्सकर्शन, भ्रमण से क्या करते हैं, ज्यादा सीखते हैं। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता है केवल प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालयीन स्तर पर, सभी स्तरों पर। ठीक है, इसकी बात कर रहा है मूल्य शिक्षा की। वैल्यू एजुकेशन इज नीडेड नॉट ओनली एट द प्राइमरी लेवल, एट द सेकेंडरी लेवल, एट द कॉलेज लेवल, एट ऑल लेवल्स। ठीक है, सबसे पहले बात करें मूल्य। मूल्य क्या होता है दोस्तों? मूल्य अगर जो है अलग अलग जो है पर्पज में जो है यूज किया जाता है। मूल्य क्या है, ये जो वर्ड होता है अलग अलग, जैसे अगर आर्थिक रूप से देखें, इकोनॉमिकल अगर देखें, मूल्य क्या होता है, दाम होता है किसी वस्तु का, है ना, किसी वस्तु का कीमत होता है। लेकिन अगर इसको एजुकेशन के पर्पज से यूज करें, है ना, इसको मूल्य को या वैल्यू को, इसका मतलब क्या होता है, ईमानदारी, जैसे सत्यनिष्ठा, है ना, जैसे कर्तव्य परायणता, है ना, जैसे क्या है, कोई आदमी कर्मठ है तो उसके लिए जो यूज होगा, जो वर्ड यूज होगा वो क्या है, मूल्य, है ना। देखिए मूल्य शैक्षिक दृष्टि से अगर देखें, मूल्य क्या होता है ना, ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है ना, सहानुभूति होती है, जिम्मेदारी होती है, सत्यनिष्ठा होती है। ये सभी जो टर्म्स हैं वो क्या है, मूल्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी गुण हैं, है ना, उनको बच्चे के अंदर क्या करना है, बाहर निकालना है, ताकि वो क्या है ना, एक आदर्श नागरिक बन सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। ठीक है, ये जो एजुकेशन है वो क्या कहलाता है ना, वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सिंपैथी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, ताकि आगे बच्चा क्या बन सके, एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। ठीक है, तो मूल्य शिक्षा जो है वो क्या सिर्फ प्राथमिक स्तर पर देनी चाहिए, गलत, है ना। क्या सिर्फ माध्यमिक स्तर पर है ना इसकी आवश्यकता है, ये भी गलत। क्या सिर्फ महाविद्यालयीन स्तर पर देना चाहिए, नहीं, है ना। मूल्य क्या है, इन सभी स्तरों पर जो है वो प्रदान करना चाहिए। ठीक है, सभी स्तरों पर जो है वो मूल्य शिक्षा क्या करना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन में। देखिए, बच्चों की बुद्धि व विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? किसकी बात हो रही है? बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए, ठीक है। बुद्धि और विकास के अध्ययन के लिए कौन सा तरीका बेहतर होगा? पहला तरीका क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि। दूसरा तरीका क्या है? तुलनात्मक विधि। तीसरा क्या है? विकासात्मक विधि। और एक है सांख्यिकी विधि, ठीक है। विच मेथड इज बेस्ड फॉर स्टडिंग चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट? साइकोलॉजिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, डेवलपमेंटल मेथड, टेस्टिकल मेथड, ठीक है। चलिए एक एक करके जितने भी जो विधियां हैं उसको देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि क्या है दोस्तों? सबसे पहले मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मन का विज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान मतलब क्या होता है? मन का विज्ञान। मतलब जब व्यक्ति के भावनाएं, है ना, और उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, है ना, भावनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, है ना। तो वो जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक तरीका कहलाता है, ठीक है। जब व्यक्ति की भावनाओं का, है ना, उसकी मानसिक जो क्रियाएं हैं, है ना, उसके संज्ञान का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है? मनोवैज्ञानिक विधि, ठीक है। मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है वो अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक विधि क्या है? कोई भी जो दो वस्तु हैं, है ना, दो वस्तु हैं, उनके बीच में क्या करना है? समानता देखनी है या असमानता, मतलब वो सेम है ना, या फिर उनमें क्या है? डिफरेंस, है ना, उनको डिफरेंशिएट करना है, अंतर अगर देखना है दो वस्तुओं के बीच में, तो क्या करते हैं उनके बीच में? तुलनात्मक। ये जो तरीका है वो क्या कहलाता है? तुलनात्मक विधि, ठीक है। दूसरा क्या है? तुलनात्मक विधि। तीसरा क्या है? विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि मतलब एक जो बच्चा होता है या फिर एक व्यक्ति, उसको ले लीजिए, एक जो बच्चा होता है ना, उसके जन्म से लेकर उसके मरण तक, है ना, कहां से कहां तक? जन्म से लेकर मरण तक उसकी जितनी भी जो प्रोसेस होती है ना, चाहे संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या सामाजिक विकास, तो इन सब के कारण जो उसके अंदर क्या आता है? परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन। तो ये जो तरीका है उसको जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? विकासात्मक विधि। क्या कहलाता है? विकासात्मक विधि। और सांख्यिकी विधि क्या है ना, जब हम आंकड़ों के आधार पर क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। आंकड़ों के आधार पर क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, तो वो जो तरीका है वो कहलाता है सांख्यिकी विधि, ठीक है। लेकिन बात किसकी हो रही है? बच्चों की बुद्धि और विकास के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि जब किसी बच्चे के जन्म से लेकर मरण तक क्या करते हैं? उसके सामाजिक विकास, है ना, उसके संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास का जब हम अध्ययन करते हैं वो किसमें आता है? विकासात्मक विधि में। किसमें आता है? विकासात्मक विधि में, ठीक है। डेवलपमेंटल मेथड ये इसमें आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, गौरव बातें करने के लिए संकेत का बार बार प्रयोग करता है। एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, गौरव बातें करने के लिए संकेत का बार बार प्रयोग करता है, ठीक है। गौरव क्या है? एक बच्चा है जो बात करता है, तो क्या करता है? बार बार संकेतों का प्रयोग करता है। तो एक शिक्षक होने के नाते आप उसकी शिक्षा व्यवस्था करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है? विशेष आवश्यकता अनुसार अलग संस्था में करेंगे, एक सामान्य स्कूल में सबके साथ, एक सामान्य स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ, या विशेष आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में, ठीक है। गौरव frequently uses gestures to communicate, ठीक है। As a teacher, you will arrange for his education in a separate institution for special needs, in a regular school with everyone, in a regular school with selected children, under the supervision of specialist for special need, ठीक है। गौरव क्या है? एक छोटा सा बच्चा है जो बात करने के लिए बार बार क्या करता है? संकेतों का प्रयोग करता है। क्या करता है? बार बार संकेतों का प्रयोग। तो आप एक टीचर हैं और आपको उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देख लेते हैं, है ना, विशेष आवश्यकता अनुसार अलग संस्था में, है ना, डिफरेंशिएट नहीं करना है ना, विशेष आवश्यकता डिफरेंशिएट नहीं करना है, एक सामान्य स्कूल में सबके साथ, ठीक है। आज हम किसकी बात करते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसमें जितने भी जो बच्चे हैं, चाहे वो, है ना, वो सामान्य बच्चों के साथ क्या करते हैं? उनको बैठाना है, एक ही विद्यालय, है ना, एक ही विद्यालय प्रांगण जो है उनमें आपस में बैठकर उनको शिक्षा प्रदान करनी है, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो ये जो मेथड है समावेशी शिक्षा का, क्या है? उद्देश्य है एक सामान्य स्कूल में सबके साथ, ये जो ऑप्शन है क्या है? पॉजिटिव है। एक सामान्य स्कूल में चुने हुए बच्चों के साथ, ये भी काम नहीं करना है, पर्टिकुलर किसी बच्चों के साथ जो है उनको नहीं बैठाना है,
विशेष आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में। ये जो दूसरा ऑप्शन है क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो उद्देश्य है, जो धारणा है, उसको क्या कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये जो दूसरा ऑप्शन है, इन अ रेगुलर स्कूल विथ एवरीवन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे है, कौन सी विधि छात्रों को सिखाने में अधिक प्रभावी है। देखिए बात हो रही है किसकी, लर्निंग मेथड की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, लर्निंग मेथड की। कौन कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि, करके सीखने की विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या प्रदर्शन विधि। Which method is more effective in teaching students? Lecture method, learning by doing method, textbook method, demonstration method। चलिए देख लेते हैं एक एक करके, एक एक जो तरीका है, जो मेथड है, उसको देख लेते हैं। व्याख्यान विधि क्या है ना, बच्चे जो है वो बैठे हैं और आप उनके सामने जो है लेक्चर दे रहे हैं किसी भी एक टॉपिक को लेकर। इसमें क्या हो जाएंगे बच्चे, कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। ये जो है वो क्या है, ज्यादा प्रभावी होगी क्या, नहीं। करके सीखने की विधि है ना, कोई एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं आप, बच्चों को या तो इंडिविजुअली या फिर ग्रुप में क्या करते हैं, सेपरेट बांट देते हैं। वो उस जो है एक्टिविटी को स्वयं से करते हैं, और करके जो है सीखना है वो आएगा सबसे ज्यादा क्या, प्रभावी। क्यों, क्योंकि बच्चे जब उस काम को करेंगे तो जो है वो ज्यादा उनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा तो फिर वो जो वर्क है ना, उससे जो सीखने को मिलेगा वो उनकी मेमोरी में ज्यादा लंबे समय तक जो है स्टोर होगा। तो ये जो मेथड है करके सीखने की विधि, बाय लर्निंग बाय डूइंग मेथड, ये क्या है, ज्यादा इफेक्टिव होगा। पाठ्य पुस्तक विधि, मतलब बच्चा जो है वो प्राथमिक है ना, प्राइमरी सोर्स के रूप में सीखने के लिए किसका यूज करता है, पुस्तकों का जब यूज करता है वो कहलाता है क्या, पाठ्य पुस्तक विधि। तो ये भी उतनी ज्यादा कारगर नहीं है। प्रदर्शन विधि, जब आप जो है वो आप एक एज अ टीचर बच्चों को क्या कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आपको कोई एग्जाम्पल देना है, तो या तो आप उनको क्या करेंगे, जो वस्तु है उस वस्तु को सीधा दिखाएंगे। अगर वो वस्तु क्लास में अवेलेबल नहीं है तो उनका क्या करेंगे, प्रतिमान, मतलब उनके मॉडल जो है वो बच्चों को क्या करेंगे, दिखाएंगे। वो है ना, वो क्या कहलाता है, प्रदर्शन विधि। क्या कहलाता है, प्रदर्शन विधि। तो सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सी होगी, करके सीखने की विधि, क्योंकि बच्चा जो है किसी काम को खुद से करेगा तो फिर ज्यादा अच्छे से वो जो नॉलेज है, वो जो अधिगम है, उसकी मेमोरी में क्या हो पाएगा, स्टोर हो पाएगा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग मेथड। चलिए, वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से कौन से पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली, ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोशारीरिक, इनमें से कोई नहीं। द करेंट एग्जामिनेशन सिस्टम primarily measures which aspect of objectives, okay, cognitive, emotional, psychological, psychophysical, none of these। चले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है या परीक्षा प्रणाली है उसकी बात कर लेते हैं। वो किस पर बेस्ड है, रटन प्रणाली है। ठीक है, किस पर बेस्ड है, रटन प्रणाली, मतलब रटने पर जो है ज्यादा जोर देते हैं। तो और उसमें जब हम मापन करते हैं, किसका मापन करते हैं, सबसे पहले ज्ञानात्मक। किसका मापन करते हैं, जो ज्ञानात्मक पक्ष है बच्चे का, जो मेमोरी से रिलेटेड है, उसका हम क्या करते हैं, उसका ज्यादा उसको जो है उसके उद्देश्यों का क्या करते हैं, मापन करते हैं। भावात्मक और मनोशारीरिक जो है ना, इनका जो है उतना ज्यादा नहीं है। अभी जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है, वर्तमान जो परीक्षा प्रणाली है वो ज्ञानात्मक क्षेत्र जो है ना, कॉग्निटिव जो क्षेत्र है, कॉग्निटिव जो एरिया है, इसका क्या करती है, ज्यादा मेजरमेंट करती है। ठीक है, क्योंकि रटने पर ज्यादा जोर देते हैं। चलिए, सब उसके बाद फिर आप क्वेश्चन है अगला, प्रश्नावली विधि कहलाती है। प्रश्नावली विधि, ठीक है, द क्वेश्चनायर मेथड इज कॉल्ड सस्ती विधि, कठिन विधि, वैज्ञानिक विधि या सृजनात्मक विधि। तो आपको बता देता हूं, ये प्रश्नावली विधि है ना, इसके लिए क्या यूज करते हैं, सस्ती विधि। इसमें मतलब प्रश्नावली विधि क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से क्या करते हैं हम, जो है बच्चे का क्या करते हैं, लर्निंग, अधिगम करते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है वो क्या कहलाता है, प्रश्नावली विधि। सस्ती विधि इसको कहते हैं, इकोनॉमिक मेथड, एकदम नॉर्मल सा टर्म है ये। चलिए आगे क्वेश्चन है, चोरी करने वाला बालक कहलाता है। एक बच्चा क्या करता है, जो चोरी करता है, चोरी करने वाला बालक क्या कहलाता है, समस्यात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़ा बालक या प्रतिभाशाली बालक। अ चाइल्ड हु स्टील्स कॉल्ड, a child who steals is called a problem
प्रॉब्लम चाइल्ड, मेंटली रिट्रेटेड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालक जो है वो इस कंडीशन में, इस श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, चोरी करने वाला, चोरी कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, आपको परेशान करना है, किसी भी ना किसी तरीके से आपको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है ना। अब समस्यात्मक जो बालक हैं वो किस में आते हैं इसके अंतर्गत ना, जैसे कोई झूठ बोल दिया है ना, जो चोरी कर दिया, जो दूसरों को जो है बेवजह परेशान करते रहता है, अपनी जो एक्टिविटीज है उससे टीचर्स को परेशान करने की कोशिश करते रहता है, ऐसे जो बालक हैं वो कौन से श्रेणी में आते हैं, समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। कौन से बालक की, समस्यात्मक बालक की। और जिनका जो बुद्धि लब्धि है 90 से कम होता है ना, 90 से क्या होता है, कम होता है, वो दोनों किस में आते हैं, मंद बुद्धि बालक में और पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं, है ना। प्रतिभाशाली जो बालक हैं वो 110 से ऊपर, 120 से ऊपर की जो श्रेणी है, आईक्यू जिनका होता है, वो प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है चोरी करने वाले बालक की, तो ये चोरी कर रहा है मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये जो बालक किस में आएगा, समस्यात्मक बालक, जो आपके लिए कोई ना कोई समस्या जो है वो क्या करते रहता है, क्रिएट करते रहता है। ठीक है, चलिए आगे है। एक व्यक्ति अपने बच्चों के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है। इस, है ना, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने बच्चों के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है, आनुवांशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक, उपरोक्त सभी। A person who considers their parenting to be highly effective in their children's development disagrees with the importance of following genetic factors, psychological factors, emotional factors, all of the above। एक व्यक्ति क्या है, अपने बच्चों की परवरिश, है ना, और बच्चों की परवरिश जब करता है, सॉरी, बच्चों के विकास में, बच्चों के विकास में जो उनकी परवरिश है, परवरिश जो होगी उसको क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, प्रभावी मानता है या फिर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो उस परवरिश को अगर हम देखें तो किससे कनेक्टेड है, सबसे पहले क्या वो आनुवांशिकता से कनेक्टेड है, नहीं। मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर देखें तो फिर वो इससे कनेक्टेड है, और भावनात्मक, ये जो टर्म है परवरिश, है ना, ये जो टर्म है परवरिश, अगर ये देखें तो फिर मनोवैज्ञानिक जो कारक है और भावनात्मक कारक, इससे क्या है, ये रिलेटेड है या कनेक्टेड है। आनुवांशिकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है आनुवांशिक कारक, जेनेटिक जो फैक्टर है, उससे क्या होगा, वो डिसएग्री होगा, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। क्यों, क्योंकि परवरिश जो है वो उसको ज्यादा क्या कर रहा है, परवरिश को ज्यादा, है ना, प्रभावी मान रहा है। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जो कारक है उसको तो वो एग्री करेगा, लेकिन यहाँ पर जो आनुवांशिक कारक है उसको क्या करेगा, डिसएग्री करेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसकी सफलता निर्भर करती है सामाजिक सहयोग पर, शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर, उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर, उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तकों पर। ठीक है, द सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन सोशल कोऑपरेशन, चेंजेस इन टीचर एटीट्यूड्स, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, इसकी बात हो रही है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब अभी मैंने बताया था कुछ समय पहले कि जितने जो बालक हैं उनको क्या करना है, एक ही विद्यालय प्रांगण में क्या करना है, उनका लर्निंग, उनको अधिगम कराना है। तो ये जो तरीका है समावेशी शिक्षा, चाहे वो बालक पिछड़ा बालक हो, मंद बुद्धि बालक हो, सामान्य बालक हो, या अधिगम अक्षम बालक हो, या फिर दिव्यांग बालक हो, जितने भी जो बालक हैं उनको क्या करना है, एक ही विद्यालय प्रांगण के नीचे सारी जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, जो उनको क्या करनी है, प्रदान करनी है। ठीक है, तो इसकी जो सफलता है वो किस पर निर्भर करेगी, क्या ये सामाजिक सहयोग से रिलेटेड है, नहीं, सामाजिक सहयोग से रिलेटेड नहीं है। शिक्षकों की अभिवृत्ति, अभिवृत्ति एक वर्ड आया है अभिवृत्ति, जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एटीट्यूड्स, क्या कहते हैं, एटीट्यूड। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी जो वस्तु है या फिर कोई भी जो व्यक्ति है ना, जब हमारा जो दृष्टिकोण है उसके लिए क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये जो तरीका है वो क्या कहलाता है, उसको किसी चीज को देखने का जो विजन है उसके लिए पॉजिटिव जो विजन है या नेगेटिव जो विजन है वो कहलाता है हमारा एटीट्यूड। क्या कहलाता है, एटीट्यूड। तो समावेशी शिक्षा में टीचर क्या है ना, एक इंपॉर्टेंट जो है इनका रोल होता है टीचर का, और टीचर की जो अभिवृत्ति है, उनका देखने का जो नजरिया है, किसको, बच्चों को या वस्तुओं को देखने का जो नजरिया है, वो भी वो आएगा
तो शिक्षकों की अभिवृत्ति में बदलाव पर ये जो है बिल्कुल डिपेंड रहेगा, ये जो है क्या रहेगा, बिल्कुल कनेक्ट रहेगा, इससे रिलेट करेगा समावेशी शिक्षा की सफलता से। उच्च श्रेणी के शिक्षण अधिगम सामग्री पर, अब हम शिक्षण अधिगम सामग्री तो ला देते हैं लेकिन अगर टीचर ही इसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर इसका कोई उन सामग्रियों का कोई मतलब रह पाएगा क्या? नहीं, ठीक है। या फिर उच्च श्रेणी के पाठ्य पुस्तक अगर हम ला देते हैं, ठीक है, और टीचर ही जो है वो क्या है, इनएक्टिव है, सक्रिय नहीं है, तो इसका कोई मतलब पड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो टीचर्स के जो एटीट्यूड्स हैं, है ना, वो बच्चों को कैसे देखते हैं, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला पाते हैं कि नहीं, बच्चों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बना पाते हैं कि नहीं, ये जो है वो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट। तो शिक्षकों की जो वृत्ति है ना, ये जो है वो क्या रहेगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक द्वारा अपने छात्रों से व्यवहार किया जाना चाहिए। अध्यापक हैं आप, क्या हैं, एक टीचर हैं, और आप एक टीचर अपने बच्चों से आपको कैसा बिहेव करना चाहिए। अ टीचर शुड ट्रीट हिज और हर स्टूडेंट्स लाइक स्ट्रेंजर्स, लाइक डिस्टेंट रिलेटिव्स, लाइक देयर ओन चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव। अपने अपरिचितों की तरह करना चाहिए, अपने दूर रिश्तेदारों की तरह उनसे व्यवहार करना चाहिए, अपने बच्चों की तरह उनसे व्यवहार करना चाहिए, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आप एक टीचर हैं, एज अ टीचर आपको बच्चों से कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसा उनको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में है। तो अपरिचितों की तरह, ये तो नेगेटिव है, आप अपरिचित की तरह उनको ट्रीट ही नहीं कर सकते, ठीक है। अपने दूर के रिश्तेदारों की तरह, ये भी क्या है, नेगेटिव है। ये क्या है, अपने बच्चों की तरह, उनको अपने बच्चों की तरह रखना है। कोई भी जो बच्चा है ना, चाहे वो पास में रहे आपके या दूर में रहे, उनमें क्या है, विभेद नहीं करना है किसी भी प्रकार से। आपके लिए एज अ टीचर जितने भी बच्चे हैं वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, सभी से समान रूप से क्या है, अच्छे से व्यवहार करना है, अच्छे से बातचीत करनी है, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है, अपने बच्चों की तरह जो है उनसे क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की सफलता निहित है, शिक्षण की सफलता निहित है शिक्षकों के उत्तम गुणों में, कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने में, विद्यार्थियों की उपलब्धि में, शिक्षा के उद्देश्यों में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। द सक्सेस ऑफ टीचिंग लाइज इन द एक्सेलेंट क्वालिटीज ऑफ टीचर्स, द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा, शिक्षा केंद्र में क्या है, बच्चे। शिक्षा के केंद्र में आज क्या है ना, बच्चे। क्यों? क्योंकि आज हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। एक जो बच्चा है उसकी जो भावनाएं हैं, है ना, हम उसकी बात करते हैं, उसके मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो जो बच्चा है वो आज विद्यालय के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा। जो विद्यालय है वो आज बच्चे के हिसाब से क्या होगा, एडजस्ट होगा। तो बच्चे को जो है कहाँ सीखने में दिक्कत आ रही है, कहाँ उसकी कौन सी उपलब्धि है ना, वो कितने कौन से लेवल तक सीख रहा है ना, कौन से स्तर तक वो अधिगम किया है, इसकी आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो शिक्षण की सफलता, शिक्षण की जो सफलता है, तो आज हाँ, है ना, हम इसके फेवर में भी किसके फेवर में बात करेंगे, बच्चों के फेवर में। किसके फेवर में ये बात कर रहा है, शिक्षण बच्चों के फेवर में बात कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षकों के उत्तम गुणों में, ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। कक्षा में कड़ा अनुशासन बनाए रखने में, शिक्षण है ना, आप कक्षा में एकदम जो है अच्छा एकदम कड़ा जो है अनुशासन बना देते हैं, उसके बाद फिर आप सोचेंगे क्या कि आपकी जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, सफल हो जाएगी, ये भी गलत है। विद्यार्थियों की उपलब्धि में, ठीक है, मैंने अभी बताया कि आज की जो शिक्षा प्रक्रिया है, ठीक है, वो क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो बच्चों को हमको क्या मानना है, वैज्ञानिक मानना है, उनको भगवान का दर्जा देना है। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं, भगवान के रूप होते हैं, और भगवान जो है, जब बच्चे जो है वो वैज्ञानिक हैं, ज्ञान के निर्माता स्वयं हैं, तो उनके फेवर में जब हम बात करेंगे, है ना, ये जो शिक्षा किसकी बात कर रहा है, बच्चों के फेवर में बात कर रहा है, उनके, है ना, उनकी उपलब्धि के बारे में बात कर रहा है, उनकी कमी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, सफलता नहीं था किससे, विद्यार्थियों की उपलब्धि में। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वैगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है। ठीक है, वैगोत्स्की, ले वैगोत्स्की आ गए, और इनके अनुसार बाल विकास क्या है, एक परिणाम है सामाजिक अंतर संबंध, औपचारिक शिक्षा का, आवास और अनुकूलता का, आनुवांशिक कारकों का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैगोत्स्की, चाइल्ड डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस,
फॉर्मल एजुकेशन, एकोमोडेशन एंड एडॉप्टेशन, जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, इनका भी जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको क्या कहते हैं, सोशियो कल्चर थ्योरी। क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक उसको कहते हैं। क्या है, इन्होंने बताया था बाल विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि एक जो बच्चा होता है वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहकर दूसरों के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं और जो अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे क्या करते हैं कि अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं और दूसरों के साथ क्या करते हैं, आपस में परिवेश में इंटरेक्शन, बीच में क्या होता है, अंतःक्रिया होता है, उससे क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अधिगम पहले होता है। इन्होंने बताया था क्या कि अधिगम पहले होता है, उसके बाद विकास होता है, जो सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा के माध्यम से होता है। इनका कहना यह था कि बच्चे के अंदर क्या आता है, पहले है ना, पहले क्या होता है, पहले अधिगम होता है, पहले लर्निंग होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, विकास होता है। और ये किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से। मतलब इन्होंने भाषा जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इन्होंने भाषा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, इसके आगे और कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। वैगोत्स्की का मानना था कि बच्चे साथियों, शिक्षकों और माता पिता जैसे अधिक जानकार लोगों के साथ बातचीत करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चे अपनी संस्कृति के माध्यम से अपने संज्ञानात्मक विकास को विकसित करते हैं। वैगोत्स्की का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि ज्ञान वस्तुनिष्ठ वास्तविकता की नकल नहीं है, बल्कि अनुभवों को अर्थ देने और पुनः निर्मित करने की एक सामाजिक प्रक्रिया है। और इन्होंने एक टर्म दिया था ZPD, क्या दिया था, ZPD, है ना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये ZPD एक ऐसी सीमा होती है जहां बच्चा खुद से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अधिक सक्षम व्यक्ति की मदद से कर सकता है। मतलब एक लेवल पर जाकर वो क्या कर सकता है, रुक जाता है और उसको क्या करना उसको थोड़ा सा अगर आगे जाना है तो उसको अपने से जो ज्यादा जानकार व्यक्ति है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, वो जो लेवल है वो क्या कहलाता है, ZPD, है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऐसा करके बोलते हैं इसको, ZPD को। क्वेश्चन जो है, ठीक है, पूछ रहा है क्या कि वैगोत्स्की के अनुसार बाल विकास एक परिणाम है, किसका है, सामाजिक अंतर संबंध का। ठीक है, इन्होंने क्या है, इनका जो सामाजिक इनका जो विकास का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, सोशियो कल्चर थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। तो सामाजिक अंतर संबंध, जहां पर बच्चा जो है अपने परिवेश में रहकर, है ना, अपने आसपास के लोगों से, अपने माता पिता से क्या करता है, ज्यादा जानता है और सीखता है। और इसमें इन्होंने बताया कि जो लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, सब, है ना, लैंग्वेज जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहयोगियों के साथ समूह में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, जिससे वे प्रश्नों के उत्तर समूह के साथ सीख सकें, सामाजिक कौशल को सीख सकें, कक्षा में अनुशासन बना रहे, उपरोक्त सभी। ठीक है, ड्यूरिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन children should be encouraged to work in groups with their peers, so they can learn to answer questions as a group, so they can learn social skills, so that discipline is maintained in the classroom, so all of the above। क्यों, अगर एक कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को उनके सहयोगियों के साथ, ठीक है, एक ग्रुप में आप एक बच्चों को क्या समूह में या फिर ग्रुप में बांट देते हैं और आपको जो है वो ग्रुप में ही उनको कार्य करने के लिए क्या करना है, एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। क्यों करना है, इससे वो प्रश्नों के साथ उत्तर समूह के साथ सीख सके। चलिए ठीक है, ये तो एक पॉजिटिव आंसर है। सामाजिक कौशल को सीख सके, ये भी पॉजिटिव है। कक्षा में अनुशासन बना रहे, ठीक है, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सामाजिक कौशल जो है सीख सके। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपस में किस में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, किस में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे,
तो फिर भाई ग्रुप की जब बात होगी और वहां पर है ना, ग्रुप की जब बात होगी तो फिर वहां पर क्या आएगा, सामाजिक कौशल। ठीक है, ये जो कौशल है उनको क्या कर सके, आपस में सीख सके, ज्यादा जो है अपने अंदर विकसित कर सके। ठीक है, तो फिर इसलिए हमें जो है ग्रुप में बांटना चाहिए और ग्रुप में जो है वो कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि सामाजिक जो कौशल है उसको क्या कर सके, ज्यादा अच्छे से सीख सके। शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, आत्मसम्मान केंद्रित होना चाहिए, सचेतन और संवेदनशील होना चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, टू इंश्योर इंक्लूजन इन एजुकेशन अ टीचर्स इंस्ट्रक्शनल प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, सेल्फ एस्टीम फोकस्ड, अवेयर एंड सेंसिटिव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, सबको शामिल करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। तो एक जो शिक्षक है ना, उसकी शिक्षण योजना जो है उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आत्मसम्मान केंद्रित ये भी होना चाहिए, सचेतन होना चाहिए, सचेतन और संवेदनशील ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, आज का जो सेशन है वो यहीं तक था, और आज के सेशन में अगर कोई डाउट आपको होगा तो फिर आप उसको नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे जो है सेशन वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, और तब तक के लिए आगे के सेशन में मिलेंगे। और इसके अलावा जितने भी जो प्रीवियस सेशन है उसको आप जाकर जो है बिल्कुल देख सकते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएंगी। तो चलिए, आज हम यहीं तक जो है इसको समाप्त करते हैं। आगे का जो हमारा सेशन है उसमें हम आगे मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर।